स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि हम लोग या वादा किए थे कि आप लोग से 20 दिन में 20 सेट लाएंगे, जो कि 20 सेटों में हम लोग 11 सेट लगा चुके हैं, जिसमें 7 सेट जो है प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। बिहार पुलिस सर्च कीजिएगा, बिहार पुलिस का प्लेलिस्ट बना है, उसमें 7 टेस्ट उपलब्ध है और 7 टेस्ट का डिस्कशन उपलब्ध कराए हुए हैं। और आज जो हम 3 टेस्ट को छोड़ चुके हैं, डायरेक्ट 11वां टेस्ट में आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि जो है शाम को टेस्ट लगाया जाता है 5 से 6 और उसका डिस्कशन हम साथ ही अपलोड करते हैं। कुछ दिन मतलब कुछ टाइम के बाद जो है उसका डिस्कशन अपलोड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल चाणक्य नीति क्लासेस सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आप लोग को ये टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ज़्यादातर आप लोग टेस्ट लगाइए और टेस्ट लगाने के अलावा जो है आप लोग पुराने चीज़ों को रिवाइज कीजिए। जितना भी आप कहीं से पढ़े होंगे, कोई चीज़ नोट्स बनाए होंगे तो उसका रिवाइज कीजिए। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं, किसी बुक से पढ़े हैं, तो वही बुक को फिर से दोहराइए। ठीक है, लगातार दोहराने के बाद जो है आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखना, नया चीज़ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। और 8-8 10-10 घंटा का महामैराथन देखना बंद कर दीजिए। ठीक है, महामैराथन से कुछ नहीं होता है। लास्ट टाइम में आप मैराथन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप मैराथन लगाइए उस चीज़ का जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं। पुरानी चीज़ों का मैराथन लगा सकते हैं। जैसे आपको रिवाइज करना है, एक दिन में 5 चैप्टर रिवाइज करना है, एक दिन में 10 चैप्टर रिवाइज करना है, उसका मैराथन लगाइए, ना कि वीडियो का। ठीक है, वीडियो बहुत सारा भी अपलोड होता है, कोई 1100 क्वेश्चन तो कोई 1600 क्वेश्चन और कोई 2000 क्वेश्चन लेके आएगा। उस तरह आपको नहीं करना है, सिलेबस के अनुसार चलना है। ज़्यादा है आपको तो 10th क्लास का भी वीडियो उठाइए और उसे रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 11 का। ठीक है, देखिएगा सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन। 20 दिन में 20 सेट लगाना है हम लोग को। ठीक है, 8 9 10 टेस्ट लगा चुके हैं, सिर्फ उसका डिस्कशन नहीं डाले हैं। ठीक है, डिस्कशन हम डाल देंगे। और थोड़ा बहुत इधर प्रॉब्लम था लाइट का, इसलिए जो उसका टेस्ट का डिस्कशन नहीं डाल पाए। ठीक है, तो लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? ठीक है, तो लोकसभा सचिवालय जो है किसके पर्यवेक्षण में आता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में आता है। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में लोकसभा सचिवालय आता है। ठीक है, राइट आंसर सी। बताइएगा आप लोग, लोकसभा सचिवालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो लोकसभा सचिवालय का उल्लेख अनुच्छेद 98 में मिलता है। ठीक है, लोकसभा सचिवालय का उल्लेख अनुच्छेद 98 में मिलता है। ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हुए हम लोग निकलेंगे क्योंकि आपके पास टाइम कम है और मेरे पास भी टाइम कम है। ठीक है, टाइम को आप लोग को वैल्यू देना है। ठीक है, टाइम अभी बहुत कम है आप लोग को। अब जो है 7 तारीख का जिसका एग्ज़ाम है, उसे तो रात दिन पढ़ना चाहिए अभी। ठीक है, 5 से 6 घंटा सिर्फ नींद लेना चाहिए, उसके बाद रेगुलर जो है कंटिन्यू पढ़ते रहना है। ठीक है, बताइएगा। और लोकसभा सचिवालय का उल्लेख अनुच्छेद 98 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखिएगा। निम्नांकित में किस देश में एक दलीय पद्धति है? एक दलीय पद्धति में से आप लोग समझते हैं जहाँ एक ही दल का नेता बार बार बनता हो। ठीक हो, और जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, यहाँ द्विदलीय है। लेकिन चीन जो है एक ही दल का नेता बार बार बनता है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है, एक ही दलीय शासन प्रणाली पद्धति में मुख्य रूप से एक ही राजनीतिक दल होता है। ठीक है, और इसमें दूसरे दलों को अवैध घोषित कर दिया जाता है। अगर दूसरे दल आता है तो उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, कम्युनिस्ट जो है चीन का है और वहाँ का बार बार एक ही पीएम जैसे सी जिनपिंग है, लगातार बन रहे हैं। ठीक है, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का ही वर्चस्व है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा उसका, चीन। विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? न्यूनतम संख्या बोल रहा है। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 होती है। राइट आंसर सी होगा। ठीक है, और बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 171 के तहत। इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 171 के तहत। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके सदस्य जो है अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधान परिषद जो है अप्रत्यक्ष रूप से, यही विधानसभा
प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, उसमें जनता के द्वारा जो है चुनाव किया जाता है, ठीक है। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, राजेंद्र प्रसाद। और संघ समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यही आपसे पूछ दे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो प्रांतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और मसौदा समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, ठीक है। और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, ठीक है। इसे ध्यान रखना है। संघ आ जाएगा तो ये जवाहरलाल नेहरू, और प्रांत आ जाएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और यही प्रक्रिया नियम आ जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद, और मसौदा समिति आएगा तो भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब से प्रभावी हुआ, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से प्रभावी हुआ, ठीक है। राइट आंसर सी होगा, 2005 से ये प्रभावी हुआ, ठीक है। सूचना का अधिकार नियम एक संवैधानिक निकाय नहीं है, इसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। और केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा 6, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है, तो इसमें जो है राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार कौन नहीं होगा, तो पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। हाँ, ये जो है पुनर्विचार के लिए जो है वित्तीय विधेयक को नहीं भेज सकता है, क्योंकि जो है उसी के द्वारा जो है मतलब जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है पूर्वानुमति से यह विधेयक लाया जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक को वापसी नहीं भेज सकता है, ठीक है। यह विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। राइट आंसर ए हो जाएगा। इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। अभी हम इससे जस्ट पहले बात कर रहे थे कि प्रत्यक्ष चुनाव का अर्थ होता है कि जहां नागरिक सीधे उम्मीदवारों को गुप्त मतदान द्वारा वोट देते हैं, ठीक है, और अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं, ठीक है। तो जहां नागरिक सीधे उम्मीदवार के गुप्त मतदान देकर और अपने प्रतिनिधि को चुनता है उसे जो है प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं। तो प्रत्यक्ष चुनाव जो है इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो विधानसभा का सदस्य का, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का और अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जो कि एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। भारत का राष्ट्रपति के चुनाव भी जो है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, और राज्यसभा सदस्य का भी। ये तीनों जो है अप्रत्यक्ष रूप से, और प्रत्यक्ष चुनाव जो है विधानसभा का सदस्य होगा। राइट आंसर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, भारत में संविधान संशोधन डैश किस मतलब जो है किस द्वारा किया जा सकता है। भारत में संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो भारत में संविधान संशोधन जो है संसद के द्वारा किया जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। भारत में संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो संसद के द्वारा, ठीक है। बताइएगा कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, तो अनुच्छेद 368, ठीक है। और भाग 20, इसे भी ध्यान रखना है, भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ठीक है। और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद में तो होता है, संसद के द्वारा किया जाता है। संसद की कोई भी सदन, राज्यसभा सदन या लोकसभा, कहीं से भी शुरू हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में कहाँ प्रारंभ किया था, तो अक्टूबर 1959 में कहाँ पंचायती राज प्रथम बार प्रारंभ किया था, तो ऑप्शन बी राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में जो है प्रथम बार अक्टूबर 1959 में पंचायती राज शुरुआत की गई थी, ठीक है। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला से किया गया था, ठीक है। इसे ध्यान रखना है, तो राजस्थान के नागौर जिला से। राइट आंसर बी हो जाएगा। किसने कहा राज एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है, यह कथन किसका है कि राज एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है, तो कार्ल मार्क्स, ठीक है। मार्क्स के द्वारा जो है यह कहा गया कि राज एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ भी नहीं है। कार्ल मार्क्स जर्मनी के प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक थे, ठीक है। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे, तो जर्मनी के प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक थे, ठीक है। और बताइएगा दास कैपिटल पुस्तक की रचना जो
कौन प्रकाशित किए या कौन रचना किए, तो ये जो है कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दास कैपिटल। ठीक है, आप बताइएगा दास कैपिटल जो है कब प्रकाशित हुआ, तो 1867 में, 1867 में कार्ल मार्क्स के द्वारा यह जो है बुक पर प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा रूस का गांधी किसे कहा जाता है, तो रूस का गांधी लेनिन को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो लेनिन है इसे हम रूस का गांधी कहते हैं। और आधुनिक रूस का जो है, आधुनिक रूस का निर्माता, ठीक है, हम तो रूस का गांधी लेनिन को कहते हैं, और आधुनिक रूस का निर्माता जो है किसे कहा जाता है, तो स्टालिन को। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, स्टालिन। तो ये 10 का राइट आंसर ए होगा। ठीक है, इराज एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन, अधिक कुछ नहीं है, तो ए हो जाएगा, जो कि जर्मनी के समाजवादी चिंतक थे। लेनिन रूस की गांधी कहा जाता है, और स्टालिन जो है आधुनिक रूस का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 10 का ए होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन एक सत्य होगा, बाकी 3 गलत होगा। ठीक है, तो बिहार में लिंगानुपात 918 है, तो बिहार में लिंगानुपात जो है 918 2011 के अनुसार यही सत्य होगा। ठीक है, 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है, तो 918। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि लगभग कितनी है, तो जनसंख्या में वृद्धि 16.8 ना होकर 25.4% हो जाएगा। ठीक है, बिहार में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि है उसमें जो है 16.8 ना होकर 25.4% हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा बिहार में साक्षरता दर लगभग कितना है, तो बिहार में जो है साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर नहीं पूछा है, बिहार में साक्षरता दर कितना है, तो बिहार में साक्षरता दर 61.8 हो जाएगा। यही बिहार में पुरुष साक्षरता दर पूछ देगा, तो पुरुष साक्षरता दर 70.20% हो जाएगा, और महिला साक्षरता दर 51.50। तो ठीक है, आप लोग को इस तरह याद रखना है, बिहार में साक्षरता दर पूछे तो बिहार में साक्षरता दर पूछेगा तो 21.8%। ठीक है, और यही पुरुष साक्षरता दर पूछ दे तो 70%, और महिला साक्षरता दर पूछ दे तो 51%। ठीक है, और बिहार में जो है जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ना कि 1120 होगा। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि राइट आंसर ए होगा, बिहार में लिंगानुपात 918 है। ठीक है, और बताइएगा भारत का साक्षरता दर कितना है, तो 74 है। ठीक है, भारत का साक्षरता दर कितना है, तो 74.4% है, और बिहार का 70 पॉइंट कुछ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को सही क्रम में चुनिए। ठीक है, तो सही क्रम में चुनना है कि सबसे पहले कौन सा गरीबी रेखा मापन के लिए गठित हुआ था। ठीक है, तो इसे सही क्रम में चुनना है, तो सबसे पहले अलग समिति हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है अलग समिति के बाद जो है लकड़वाला समिति हो जाएगा, उसके बाद तेंदुलकर समिति, उसके बाद सी रंगराजन समिति। ठीक है, अलग समिति का गठन जो है योजना आयोग के द्वारा 1979 में हुआ था। ठीक है, और ये डांडेकर फार्मूले पर जो है आधारित था। ठीक है, और यही जो है लकड़वाला समिति तो 1989 में आया था। उसके बाद जो है अलग समिति, उसके बाद लकड़वाला समिति, और उसके बाद जो है आप लोग को एक और जो है, तो इसका राइट आंसर आप लोग जो है पहले अलग समिति आया था। ठीक है, उसके बाद लकड़वाला समिति, उसके बाद तेंदुलकर समिति, उसके बाद जो है रंगराजन समिति। तो 3 और 1 2 4 राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। ये सभी जो है गरीबी रेखा के मापन के लिए यह सब समिति गठन किया गया था। मुख्य रूप से समान मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है, तो मुख्य रूप से जो है समान मानव विकास सूचकांक में क्या क्या सम्मिलित है, तो जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर, ये तीनों जो है यानी उपयुक्त में सभी होगा। ठीक है, किसी भी समान मानव के विकास सूचकांक के लिए जो है यह तीनों जरूरी है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर। थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग। ठीक है, और मैथ का जो है आप लोग खुद से कीजिएगा। ठीक है, मैथ हम बताते हुए आंसर बताते हुए जाएंगे, आप लोग को खुद से वीडियो रोक कर आप लोग को खुद बनाना है। जैसे देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में जो है बैक को 17 लिखा जाता है और डीसी को 31 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जैम को क्या लिखा जाएगा, तो बैक
आप लोग को रीजनिंग तर्क शक्ति है जो आप लोग को खुद बनाना है। तो बी का मान हम 2 लेंगे और ए का मान 1 लेंगे, तो और सी का मान 3 और के का मान 11। तो आप लोग इसको ऐड कर दीजिएगा तो 17 आएगा। और फिर डी सी को ऐड करने के बाद 31 आएगा। उसी तरह जेम को जो है ऐड करने के बाद कितना आएगा, तो जेम को ऐड करने के बाद जो है ये जो है आ जाएगा, ऐड कर लीजिएगा आप लोग, इसका 25 आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। सिर्फ मान बैठाना है और उसको जोड़ देना है। उस वस्तु का चयन करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो तांबा, प्लेटिनम, सोना ये सब संबंधित होंगे, कार्बन जो है ये संबंधित नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर ठीक है, राइट आंसर जो है 15 का सी हो जाएगा। कार्बन छोड़कर अन्य सभी जो है धातु है, अतः कार्बन इस समूह में संबंधित नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर सी। क्यू एक बिंदु से चलना शुरू करता है और वह दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है। तो आप लोग को पता है कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम किधर है। तो दक्षिण नीचे की ओर आएगा, तो आप लोग को नीचे 42 मीटर चलना है। फिर वहाँ से दाएं मुड़ जाएगा। आप अपने हाथ को, अपने एंगल जो है हाथ के अनुसार चलिएगा, घुमाते जाइएगा। तो इसका राइट आंसर जो है बहुत ईजी है। 16 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है। ठीक है, जैसे जैसे बोलते जाएगा उससे वैसे हमको चलते जाना है। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, पश्चिम की ओर। देखिएगा, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। ठीक है, बोल रहा है द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। तो इसका जो है अर्थ होता है द एक्ट ऑफ वॉशिंग सेल्फ, प्रक्षालन या स्नान करना। तो एब्यूलेशन का भी अर्थ होता है स्नान करना या प्रक्षालन। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 18 देखिएगा, गिवन सेंटेंस इस एक्टिव में बदलना है। ठीक है, ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसे एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो द गेट वाज ओपन्ड बाय द फोन। ठीक है, तो इसका जो है आपको बदलना है, पैसिव में दिया हुआ है, एक्टिव में बदलना है। ठीक है, तो पैसिव में जो है ऑब्जेक्ट बाज और वर्ब 3 प्लस बाय प्लस एजेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्टिव में बदलने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, द फोन ओपन्ड द गेट। राइट आंसर बी। सेलेक्ट द मोस्ट एप्राइट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ठीक है, तो बियर द पाल्म। ठीक है, तो 19 में जो है इसका अर्थ क्या होगा बियर द पाल्म का? विजय होना। तो विजय होना, तो टू बी या विनर का भी अर्थ होगा विजय होना। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ही केप्ट द फर्स्ट फॉर अ वीक। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें जो है कौन सा स्पीच नाउन होगा। ठीक है, राइट आंसर बी नाउन हो जाएगा। 21 देखिएगा, मैग्नीफाई। ठीक है, तो ये जो 21 का इसका अर्थ होता है मैग्नीफाई, बढ़ाना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम जो होगा बढ़ाना या फैलाना। तो इसका सिनोनिम जो हो जाएगा 21 का बी, एक्सपेंड। ठीक है, एक्सपेंड का भी अर्थ होता है फैलाना या बढ़ाना। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो इसमें जो है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, मोरिटी फेड। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका सही स्पेलिंग होगा MORTIFIED। ठीक है, ना कि FEID, FIED होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग कलेक्शन। ठीक है, आई वॉज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर अ क्विक शॉवर होगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा, क्विक शॉवर। 24 देखिएगा, सिलेक्ट द मोस्ट राइट ऑप्शन द कैट that can be substitute the word segment in the given sentence। ठीक है, तो our office is in the second floor of the स्क्वायर है। तो इसका जो है क्या होगा, इज फॉर द सेकेंड फ्लोर या इज विद द सेकेंड फ्लोर या इज एट द सेकेंड फ्लोर या इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। तो इज ऑन द सेकेंड फ्लोर हो जाएगा। राइट आंसर डी। 25 देखिएगा, निम्नलिखित विकल्प में किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जैसे किसी खास व्यक्ति का, जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, श्याम हो गया, ये सब किसी खास व्यक्ति का नाम है। ठीक है, रामचरितमानस एक ग्रंथ है जो कि किसी खास है। ठीक है, रामायण और महाभारत ये सब खास हो जाएगा, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। गंगा, यही नदी बोल देगा तो जो है
व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, लेकिन पर्सनल बोल रहा है, ठीक है, गंगा, तो ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तुरई का फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह पंक्ति जो है धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी का जो है पंक्ति है, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी इस कहानी का पंक्ति है। तुरई का फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, ठीक है। तो राइट आंसर जो है 26 का ए हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। और बताइएगा धरती कब तक घूमेगी, ये कहानी, इसमें जो है कहानीकार कौन है? तो सावर दहिया, ठीक है, सावर दहिया जो है इसके कहानीकार हैं। चार दीवारी का शुद्ध रूप निम्न में कौन सा होगा? तो इसका जो है सी हो जाएगा, चार दीवारी, राइट आंसर सी होगा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? तो जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए हो जाएगा आसूर्यम पश्या, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। हिमालय के लिए संधि विच्छेद को चुनिए। हिम जोड़ आलय हिमालय होता है, ठीक है, राइट आंसर बी। रिक्त स्थान को भरना है। सत्यवान की प्राणों की चिंता में भूख प्यास नहीं लग रही थी, राइट आंसर बी होना चाहिए, ठीक है, ना कि लोक लिहाज या अच्छा बुरा या सूद बूद। तो 30 का जो है राइट आंसर बी होगा, भूख प्यास नहीं लग रही थी। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि थे? तो ये द्विवेदी युग के थे, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जो है आधुनिक काल में द्विवेदी युग के कवि थे, ठीक है। द्विवेदी युग के कवि और थे इसके अलावा महावरी प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये और मैथिली शरण गुप्त, हरि औध, ये सभी जो है द्विवेदी युग के कवि थे। सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। तो आप लोग कहीं दुकान पे गए होंगे, कपड़ा दुकान पे, तो आपको लिखा होगा, या कहीं और दुकान पे गए होंगे तो थोक एवं खुदरा विक्रेता, तो आप लोग इस पे भी गौर कीजिए, ठीक है। आप लोग को हर तरह से ज़िंदगी को जीना है, ठीक है। तो आप लोग जाते हैं कपड़ा महंगा खरीदते हैं, सिर्फ प्राइस देखते हैं, ठीक है, ये 5600 का है तो ये पैक कर दीजिए। आजकल लोग कितना ये लोग भी देखता है, ये 99 रुपये का है तभी पैक करवाता है, लेकिन आप उसका जो है पढ़ते हैं नहीं कि क्या बोल रहा है। जैसे आप लोग बोल देते हैं राजघराना से हम कपड़ा खरीद के आए, ये नहीं देखते हैं कि उसमें क्या लिखा रहता है, थोक एवं खुदरा मूल्य विक्रेता। तो विक्रेता उसमें देखिएगा तो किस तरह लिखा रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, विक्रेता जो है शुद्ध वर्तनी का चयन करें तो राइट आंसर बी होगा, विक्रेता, ठीक है। तो ये सब पे भी ध्यान देना है, बहुत सारे हर जगह से हमें सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ, तो हमें सब जगह से सीखना है। एक पिंड के ऊपर और ए त्वरण से फेंकने पर इसका प्रभावी त्वरण क्या होगा? तो हॉल ए माइनस जी, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। एक कांच की पट्टी की मोटाई टी मीटर है तथा पट्टे का अपवर्तनांक एन है, यदि प्रकाश की चाल सी है तो कांच की पट्टी को पार करने में लगा समय क्या? ये सब जो है 9-10 अगर आप अच्छा से पढ़ेंगे तो ये सब आप लोग खुद से बना लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो 34 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, NT/C, ठीक है। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसकी लोलक की अवधि क्या होगी? तो उसकी लोलक की अवधि जो है 1/√2 गुणक द्वारा घट जाती है, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाता है और एक माह में बिजली व्यय क्या होगी? तो इसका राइट आंसर 18 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ये सब निकालना होगा आप लोग को। किसी चालक की सिरों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है तथा चालक से प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो ये जो है राइट आंसर 5 ओम हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर 37 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। साइंस इसका जो है 10th के सिलेबस के अनुसार आएगा, ठीक है, जो कि आप लोग को BVD एक बार देखना होगा। अगर सिलेबस के अनुसार चलते हैं तब, ना कि जो है बहुत सारा जो है अभी हम देख रहे हैं महामैराथन चलता है यूट्यूब पे, वो सब देखते रह जाइएगा, सबका महामैराथन, क्या पढ़े नहीं पढ़े जो है आपका दिमाग डिस्टर्ब होगा। इसलिए आप लोग जो पढ़े हैं वही पढ़िए और सिलेबस वही रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज किया है, जैसे आधुनिक भारत पे जोड़ दिया गया है, विश्व इतिहास पे जोड़ दिया गया है, इंडियन ज्योग्राफी पे जोड़ दिया गया है, इंडियन पॉलिटी पे जोड़ दिया गया है। तो ये सब हमसे पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी भी वही पढ़ेंगे।
किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश के संरक्षण के सापेक्ष किस संबंध किया जा सकता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, चाल। ठीक है। समांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें कथन सत्य है तो चारों को पढ़ना और कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, समांतर परिपथ का निबल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों का योग से हमेशा कम होता है। ठीक है, 40 देखिएगा, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में इनमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तीय निर्देशांक अक्षतल के मूल बिंदु के समान है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष से अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, ये भी सही हो जाएगा। तो राइट, और 3 जो है बोल रहा है मुख्य अक्ष के ऊपर इसके अभिलंबित वस्तुओं या प्रतिबिंबों की ऊंचाई का ऋणात्मक माना जाता है। तो राइट आंसर 1 और बी होगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये सब क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो ये सेट में जो है इस तरह का क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है कि अगर बिहार पुलिस में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप वहाँ घबराना नहीं है। ठीक है, इसलिए सेट में ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है और ऐसा ही क्वेश्चन बिहार पुलिस में आता ही है। ठीक है, आप लोग को ऐसा बता दे कि राइबोसोम का खोज किसने किया था, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, ये सब क्वेश्चन आपको बताएंगे तो अच्छा लगेगा क्योंकि पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार को देखने को वहाँ मिलेगा। ठीक है, CH3CH2COOH का IUPAC नाम क्या है? ठीक है, तो ये जो है इसका नाम IUPAC का नाम जो है प्रोपेनइक अम्ल। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है किस पर? तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, भारत में जो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण ये सभी पर आधारित हो जाएंगे। ठीक है, उपयुक्त में सभी हो जाएंगे, तो राइट आंसर डी। ठीक है, भारत में नई औद्योगिक नीति जो है वर्ष 1990 में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, इसलिए भारत सरकार ने आर्थिक सुधार कार्यक्रम के लिए ये नई आर्थिक नीति जो है चालू किया था। ठीक है, ये जो है किनके द्वारा घोषित किया गया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री उस टाइम थे। ठीक है, इन्हीं के समय में जो है यह प्रक्रिया शुरुआत की गई थी जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर जोर दिया गया था। 43 देखिएगा, ट्राइसेम ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम है, ये किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विकास से। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी योजना भारत में महिलाओं को उत्थान के लिए नहीं है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये महिलाओं के उत्थान के लिए, सुकन्या समृद्धि योजना ये भी महिलाओं के लिए है, और जेंडर बजटिंग ये भी है। उजाला योजना जो है महिलाओं के सम्मान के लिए नहीं है, बल्कि जो है उजाला मतलब जो है बिजली विद्युत की खपत को बचाने के लिए। उजाला योजना 2015 में चालू किया गया था, जहाँ CFL के जगह पर LED बल्ब लाया गया था, LED बल्ब जो है वितरण किया गया था। ठीक है, तो उजाला योजना जो है ये महिलाओं के उत्थान के लिए संबंधित नहीं होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में बार बार किसान को ऋण माफ़ी के कारण क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो नैतिक संकट हो सकती है। ठीक है, भारत में अगर बार बार किसानों की ऋण माफ़ी किया जाए तो नैतिक संकट उत्पन्न हो सकती है, मतलब किसान जो ज़्यादातर लोन लेके सो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारी समस्या हो सकती है, मतलब अगर जैसे अभी किसान ऋण ले लिया और जो है मौसम इसके प्रतिकूल नहीं है फिर भी बुआई कर दिया और मारा हो गया, ये सब मारा होने के बाद दिखाया जाएगा सरकार को कि हमें जो है कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसलिए जो है किसानी ऋण माफ़ी करने से बार बार क्या हो जाएगा? नैतिक संकट हो सकता है, राइट आंसर डी। आल्प्स पर्वत की विस्तृत क्षेत्र संबंधित देश कौन सा है? तो आल्प्स पर्वत से विस्तृत क्षेत्र जो फ्रांस में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है और जर्मनी में, उपरोक्त में सभी होगा। ठीक है, तो आल्प्स पर्वत ना कि फ्रांस है, फ्रांस से जो है इसका एक क्वेश्चन रिलेटेड ये हो सकता है कि आल्प्स पर्वत में कौन कौन सा देश आएंगे? तो ये सभी आ जाएंगे, मध्य यूरोप के सभी पर्वतमाला आ जाएंगे। ठीक है, जैसे फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, मोनाको हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी वो पूछ दे तो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट जो है ब्लैक होगा। ठीक है, माउंट ब्लैक जो है आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ स्थित है? तो ये फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, आल्प्स पर्वत विस्तृत क्षेत्र पूछ रहा है तो विस्तृत कहाँ तक फैला हुआ है? तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी ये तीनों होगा, लेकिन
आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछ दे तो ये फ्रांस में होगा, ठीक है। कौन सा है? माउंट ब्लैंक, ठीक है। आया है जब क्वेश्चन तो ऊंची चोटी से हम देख लेते हैं एक बार और। बताइएगा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एल्ब्रूस होगा, ठीक है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस होगा, और अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट किलिमंजारो होगा, ठीक है। इसे ध्यान रखना है। देखिए ऐसा नहीं, देखिए यहाँ देखने में लग रहा होगा कि क्या क्या क्वेश्चन दे दिया, लेकिन इसे पढ़ने के बाद बहुत ईजी आपको लगेगा, और बहुत ईजी ऑप्शन में ये छट जाएगा। प्रार्थना समाज, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किया था? तो आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। और यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। अब यहीं दोनों से जो आप अगर पूरा पढ़िएगा तो छट जाता है ऑप्शन। और उसके बाद जो है लोकहितवादी का गोपाल हरि देशमुख, और सत्यशोधक समाज का ज्योतिबा फुल्ले, और जो है रहनुमाई मददयान सभा के लिए जो है नौरोजी फुरोदोन जी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। सिर्फ छट जाएगा, आपको ध्यान से देखना है। बहुत कोई क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत इजी 1 सेकेंड का सवाल होगा, ठीक है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक राइट आंसर बी होगा, अल्बुकर्क, ठीक है। ये जो है वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है। लेकिन जो है बताइएगा भारत में ब्लू पॉलिसी नीति कौन अपनाई थी? तो वो जो है भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस द अल्मोड़ा अपनाई थी, ठीक है। जो कि 1900 अल्बुकर्क जो है 1910 में गोवा पे अधिकार कर लिया था, ठीक है। और इन्होंने ही अपनी राजधानी गोवा को बनाया। हिंद महासागर पर किसका अधिकार था? तो पुर्तगालियों का। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो द बंगाल गजट होगा, राइट आंसर ए, ठीक है। द बंगाल गजट जो है भारत में पहला प्रकाशित समाचार पत्र है, ठीक है। ये जो है 1780 में जेम्स टिक्की के द्वारा यह समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, ठीक है। जेम्स टिक्की के द्वारा 1780 में यह समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। बताइएगा समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेडकॉफ को, इसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। और भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो क्रिस्टोदास पॉल को। यही भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। इन दोनों भी ध्यान रखना है, ठीक है। आधुनिक भारत पे विशेष ध्यान देना है आप लोग को, और विश्व इतिहास पे भी, ठीक है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है केशव चंद्र सेन थे, ठीक है। इन्होंने जो 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज के स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो किसे जो है लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो मैजनी को, ठीक है। मैजनी इटली के क्रांतिकारी थे, और ये जो है मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना था, ठीक है। और महात्मा गांधी तो गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। इसे ध्यान रखना है। शेर पंजाब किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी भी लाला लाजपत राय को कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा एनएफए इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन किसकी रचना है? तो ये लाला लाजपत राय की है, ठीक है। इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, आप लोगों को ध्यान से सुनते चलना है। अगर हम धीरे पढ़ा रहे हैं तो आप लोग जो है 2 का स्पीड करके देख सकते हैं। अगर हम फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आपको काम के यूट्यूब पे ये सुविधा दी गई है। निम्नलिखित में कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? तो ये जो है बोल रहा है दुनिया का सबसे बड़ा समृद्ध क्षेत्र, तो ये मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व होगा। ये तमिलनाडु के नज़दीक है, ठीक है, हिंद महासागर में। तो इसे ध्यान रखना होगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी आपको पता है सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा नदी घाटी कोयले के उत्पादन प्रमुख क्षेत्र है? ठीक है, उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र बोल रहा है, तो दामोदर नदी घाटी भी होगा, और सोन नदी घाटी भी होगा, और महानदी घाटी भी होगा। दामोदर नदी घाटी में जो है जैसे झरिया हो गया, बोकारो हो गया, ये सब आ जाएगा। सोन नदी घाटी जो है ये मध्य प्रदेश और यूपी का इलाका आ जाएगा, और महानदी घाटी में जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आ जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां है, तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां कहाँ है? तो भारत के दक्षिण क्षेत्रों में है, ठीक है। गंगा के बाद सबसे बड़ी नदी जो है, सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगा, ठीक है।
और इसे जो है गोदावरी, उसके बाद जो है कृष्णा हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण की गंगा जो है कावेरी नदी को कहते हैं, और यही जो है गोदावरी को जो है हम लोग दक्षिण की गंगा जो है हम कावेरी नदी को कहते हैं। ठीक है, और यही गोदावरी नदी को जो है हम लोग, ये जो है पहले गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर के महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर के महाराष्ट्र से निकलती है और ये बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, गोदावरी नदी जो है गंगा के बाद जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना। इसे दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। ठीक है, गोदावरी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत की जो है गंगा किसे कहा जाएगा, तो कावेरी नदी को। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी नदी को। यही दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी नदी को। ठीक है, और इसके बाद बताइए प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन होगा, तो कृष्णा होगा। ठीक है, गोदावरी सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे लंबी नदी हो जाएगी, और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी तो कृष्णा हो जाएगी। कृष्णा जो है महाबलेश्वर, इसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट महाबलेश्वर के पास से होता है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, तो आप लोग जो है इसको जो है इसका मान निकालना है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा 40। ठीक है, कोस थीटा प्लस कोस 30 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री प्लस कोसेस 60 डिग्री प्लस कोट 90 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबका मान बैठा के आपको मान जो है ज्ञात करना है। तो 56 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, 7/2√3 आप लोग को हम बताते हुए चलते हैं, आप लोग वीडियो रोक रोक कर निकालिएगा। ठीक है, इसका मान, और हम आंसर सिर्फ बताते चलेंगे। 57 का राइट आंसर जो है 100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, वो अब क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, द्रव से भरी हुई एक बोतल 4 भाग पानी और 5 भाग फल का रस है, तो इस द्रव में कितना भाग मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर पानी डाला जाना चाहिए, ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा फल का रस हो। ठीक है, तो 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1/10। ठीक है, आकाश ने एक पुराना फ़ोन 3450 रुपये में खरीदा। उसकी मरम्मत पर उन्होंने 450 रुपये खर्च करने के बाद उसे जो है 5070 रुपये में बेच दिया, तो उनका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो 59 का लाभ प्रतिशत जो है राइट आंसर डी हो जाएगा 30%। ठीक है, बहुत इजी है ये, परसेंटेज से क्वेश्चन जितना भी आएगा सब इजी ही रहेगा और बनेगा भी आप लोग से। मैथ इसका इजी रहेगा। ठीक है, ठीक है, 60 का आप लोग पढ़िएगा। अब कितना हम पढ़ते रहे, हम सिर्फ आंसर बताते हुए चलते हैं। ठीक है, तो 60 का राइट आंसर बी हो जाएगा 15%। ठीक है, इसे भी जो है यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 15% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो इसमें जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 38% की। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6√3 मीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप मीटर में क्या होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 36 होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है, इसमें बोला यौगिक है, तो इसमें जो है ग्लूकोज जो है यौगिक होगा। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र जो है C6H12O6 होता है। ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है C6H12O6 होगा। ठीक है, ये एक यौगिक है। दलहन की पेड़ की जड़ों की गांठों में पाई जाने वाली बैक्टीरिया किसका निर्माण करती है, तो ये नाइट्रोजन से नाइट्रेट। ठीक है, इसमें राइबोसोम नामक बैक्टीरिया पाई जाती है। निम्न में राइट आंसर जो है उसका बी हो जाएगा। निम्न में किसका अधिकतर है, तो इसमें अधिकतर किसका है, ठीक है 65 नंबर बोल रहा है निम्न में किसका अधिकतम आकार है। ठीक है, तो आकार पूछ रहा है, तो इसमें जो है Cl- का होगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। K4Fe हॉल 6 के आयरन में ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो राइट आंसर जो है बी होगा +2। संक्रमण तत्वों की चुंबकीय गुण किस पर आधारित है, संक्रमण तत्वों की चुंबकीय गुण जो है किस पर आधारित होगा, तो उनके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया में इनमें कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक अभिकारकों का एक एकल उत्पाद बनता, यही सत्य हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए, 2 या 2 से अधिक अभिकारकों का एकल उत्पाद बनता है।
अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें कौन सा दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय लवण निर्मित है? तो ये जो है बेकिंग सोडा हो जाएगा। राइट आंसर ए। यदि एक्स आवर्त सारणी के समूह 17 और आवर्त सारणी 4 से संबंधित है तो कितनी कोष पूरी तरह से भर देगी? तो 3 कोष जो है पूरी तरह से भर देगी। राइट आंसर डी। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, वह कौन सा हार्मोन होगा? तो ये जो है ऑक्सिन हार्मोन के कारण जो है तना सूरज की रोशनी की ओर झुकेगा। ठीक है, राइट आंसर ए। जिबरेलिन हार्मोन जो है पौधों की लंबाई बढ़ाने के लिए। ठीक है, निम्न में कौन सी विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा है? विश्व की सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई ऊर्जा जो है खांडवा मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, राइट आंसर डी। रामसर स्थल और राज्य के कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सूर सरोवर यूपी, ये ठीक है। थौल गुजरात, ये भी ठीक है। अष्टमुडी केरल, ठीक है। लोनार राजस्थान नहीं होगा, लोनार जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर जो है डी होगा। सही या नहीं है? लोनार जो है कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। और वो 3 सेट भी हम करा देंगे। काली मिट्टी किस फसल के लिए खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो सभी लोग जानते हैं कपास के लिए जो है काली मिट्टी उपयोगी होता है। ठीक है, या बेसाल चट्टान के टूटने से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, बेसाल चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का अन्य नाम जो है रेगुर या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, रेगुर मृदा भी काली मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, भारत में इस मिट्टी का विस्तार लगभग जो है 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर है, इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, और काली मिट्टी का क्षेत्रफल का परसेंट जो है 15% भू क्षेत्र में यह फैला है। यह काली मिट्टी जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम में मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, और काली मिट्टी का रंग जो है टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट तथा जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो सभी लोग जानते हैं गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ। तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 के हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 1931। राइट आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी के संदर्भ में सुमेलित कौन नहीं होगा? तो जापान का आइबिस, ठीक है। न्यूजीलैंड का डोडो नहीं होगा। ठीक है, न्यूजीलैंड का डोडो नहीं होगा। न्यूजीलैंड का जो है राष्ट्रीय पक्षी कीवी होगा। आप लोग मैच क्रिकेट देखते हैं तो आप लोग यहाँ से पता होगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। कनाडा का गंजा इकल और यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेस्टब्रेस्ट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर बी होगा। जीएसटी में पंजीकरण संख्या के कुल कितने अंक होते हैं? तो जीएसटी में 15 अंक होते हैं। ठीक है, अगर बहुत सारा जाते होंगे दुकान, किराना स्टोर या कहीं भी दुकान पे, तो उसमें जीएसटी नंबर लिखा हुआ रहता है। तो जीएसटी पंजीकरण संख्या कितने होते हैं? 15। ठीक है, और आधार कार्ड तो सभी के पास होता है, तो आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? तो 12। ठीक है, और पैन कार्ड जो है पैन कार्ड में 10 अंक, इसे भी ध्यान रखना है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में अवस्थित है। सभी लोग जानते हैं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में, इसे WTO कहते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, यह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी है। ठीक है, इसका नवीनतम सदस्य कौन सा है? तो 164वां सदस्य जो बना है अफगानिस्तान। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। और इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो नागाजी ओंकाजी इवेला, इसे भी ध्यान रखना। विश्व व्यापार संगठन का जो है महानिदेशक नागाजी ओंकाजी इवेला। हाल ही में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन सिक्किम में कहाँ किया गया? क्वेश्चन बोल रहा हाल ही में, ठीक है, ना कि जो है पहले। तो हाल ही में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन उद्घाटन सिक्किम में कहाँ से किया गया है? तो ये रंगपो। ठीक है, राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। रंगपो से शुरू किया गया है। ठीक है, लगभग कितने? 45 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम बंगाल से लेकर रंगपो तक किया गया है 45 किलोमीटर रेलवे लाइन की शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। हाल में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो कीर स्टारमर। ठीक है, इससे पहले ऋषि सुनक थे, लेकिन हाल ही में जो है ब्रिटेन के नए PM कौन बने हैं? तो कीर स्टारमर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में GDP में अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? तो 6.4% है। ठीक है, राजकोषीय अनुमानित घाटा कितना है? तो 6.4%। हाल ही में अप्रैल 2024 में सर्वाधिक GST संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के द्वारा सर्वाधिक योगदान दिया गया है। किस देश में 2027 महिला विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी सौंपी गई है? तो ब्राज़ील को। राइट आंसर डी है। ठीक है, ब्राज़ील को जो है
महिला विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी सौंपी गई। किस देश की महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया? तो संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया? तो सऊदी अरब को। ठीक है, राइट आंसर डी। ठीक है, इसका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो इसका जो है 1, 5, 4, 8 का जो लघुत्तम आ जाएगा 40 और 6, 27, 15, 3 का जो है महत्तम आ जाएगा 3। तो 40/3 राइट आंसर जो है 85 का ए होगा। ठीक है, लोसो मोसो ज्ञात करना है। ठीक है, इसका भी जो है मान बताइए। इसका मान जो है 151 प्लस 149 कर देना है, फिर इंटू 151 माइनस 149 कर देना है। तो 300 गुने 2 बराबर 600 हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये सब बहुत इजी है, आप लोग से बन जाएगा। उस घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो कोर वाले घनों की आयतन योगफल किसके बराबर होंगे? तो ये जो है 87 का राइट आंसर भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, आप लोग को हम बताते चलते हैं, आप लोग खुद से निकालते जाइएगा। ठीक है, तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 89 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 14 माइनस 42। देखिए रीजनिंग आया है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, पहले तीनों त्रिभुज एक ही समान है, तो हम एक त्रिभुज को पकड़ लेंगे। तो एक त्रिभुज 1, 2, 3, 4 तीनों को ऐड कर देंगे, 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 एक त्रिभुज खाली कॉलम में बनना है, 1, 2, 3, 4 तीनों को ऐड कर देंगे, 10 हो जाएगा। 10 तिहाई 30 राइट आंसर बी हो जाएगा। पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए। ठीक है, तो बहुत ईजी है, लीजिए और स्मॉल कर देते हैं। आकृति को पहचानिए, तो राइट आंसर इसका जो है सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। बहुत इजी है, आपको आकृति को पहचानना है। निम्न में किसके कारण स्क्लेरन कायमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? तो लिग्रीन के कारण। ठीक है, 2 थर्मामीटर जिनमें एक सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट में किसी एक वस्तु के तापमान के लिए प्रयुक्त होता है, तो यदि रीडिंग सेल्सियस या फ़ारेनहाइट हो तो क्या होगा? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, फ़ारेनहाइट बराबर जो है सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट ग्रेटर देन केसी। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अवकाश उत्तक किसके बीच एक उत्तक का कार्य करता है? तो त्वचा और मांसपेशियां के बीच। ठीक है, बताइएगा। बोन मतलब हड्डी और हड्डी के बीच कौन जोड़ता है? तो इसका जो है लिंगामेंट। और हड्डी और मांसपेशियां के बीच टेंडन। ठीक है, यहाँ बोल रहा है अवकाश उत्तक किसके बीच एक उत्तक का कार्य करता है? तो त्वचा और मांसपेशियां हो जाएगा। राइट आंसर सी। एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत है? तो एपिडर्मिस जो है किसकी सबसे बाहरी परत होगा? तो ये एपिडर्मिस जो है जंतु की त्वचा की भाग की। ठीक है, जंतु की त्वचा की भाग की होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? जिसमें बोल रहा है एक पादप समूह जिसमें जड़ भी नहीं होगा, तना भी नहीं होगा और पत्तियां भी नहीं होगा, उसे क्या कहा जाएगा? तो थैलस कहा जाएगा। राइट आंसर बी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जिसमें जड़ भी नहीं होगा, तना भी नहीं होगा, पत्तियां भी नहीं होगा, उसे थैलस कहा जाता है। वह प्राणी जो सरीसृप तथा स्तनियों के बीच कड़ी होती है, निम्न में कौन सा है? तो वह प्राणी कौन सा होगा जो कि स्तनी सरीसृप तथा स्तनियों के बीच होती है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एकेडीना। ठीक है, रक्तचाप या रक्तदाब के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसे पढ़ना है, उसके बाद आप लोग को बताना है। तो शिराओं में दाव धमनियों की तुलना में बहुत गलत पूछ रहा है। ठीक है, रक्तचाप तथा रक्तदाब में कौन सा कथन गलत है? तो शिराओं में दाव तथा धमनियों की तुलना बहुत अधिक होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों सही हो जाएगा। इसका दाव स्फेनोमीटर उपयोग किया जाता है, 120/80 रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट कहाँ है? ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग को हल्का हल्का क्वेश्चन पढ़ा दिया जाएगा जो कि एग्जाम में नहीं आएगा तो फिर बाद में बोला जाएगा। ठीक है, मानव में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिलाओं की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है, लेकिन निषेचन कहाँ होता है? ठीक है, क्या बोल रहा है? मानव लैंगिक प्रजनन क्रियाओं के दौरान महिलाओं की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है, लेकिन निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन जो है डिम्बाइनी नालिका में होता है। ठीक है, और योनि में जो है शुक्राणु का प्रवेश होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, डिम्बाइनी नालिका। बहुत सारा बच्चा योनि में लगा के चला आता है, तो योनि में जो क्या होगा? शुक्राणु का प्रवेश होगा, लेकिन निषेचन जो है डिम्बाइनी नालिका में होगा। ठीक है, और जब कोई बहुत क्रोधित
जब कोई जो है व्यक्ति बहुत क्रोधित होता है या शर्मिंदा हो जाता है या चिंतित हो जाता है, तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने की शरीर में मदद करता है? तो एड्रेनालिन ग्रंथि, ठीक है। राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। इसमें जो है बहुत क्रोधित, गुस्सा आ जाएगा आपको, लड़ो उड़ो हार्मोन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो एड्रेनालिन ग्रंथि, ठीक है। सो का राइट आंसर बी। तो ये आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ, और वो 3 सेट भी हम करा देंगे, लेकिन रेगुलर अब यहाँ से 11 से जो है 20 तक आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम रेगुलर सेट डालेंगे, और आज जो है 12 सेट लगाया जाएगा, सेट 12, जो कि शाम को 5 से 6 लगाया जाता है। टेलीग्राम चैनल चाणक्य नीति क्लासेस सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, उसी पे सेट डाला जाता है। और बिहार पुलिस के जितने भी अभी बहुत सारे अपडेटेड क्वेश्चन आते हैं वो भी डाला जाता है, तो आप लोग वहाँ जुड़िएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम रेगुलर सेट डालेंगे, ठीक है। इसके बाद बिहार दरोगा, बहुत सारा जो है इस पर हम सेट डालते रहेंगे, तो और वो भी सिलेबस के अनुसार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।